बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इसका पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं। इंटर कन्वर्जन्स हम सारी कर चुके और 1.6 तक एग्जाम्पल्स भी देख चुके। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो लाजमी देख लीजिए, नहीं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आगे हो जाएगी। अब जो हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप का। ठीक है, 3 किस्म की रिलेशनशिप्स हैं इस चैप्टर के अंदर: मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है भाई, कौन सी है पहली रिलेशनशिप? मास मास रिलेशनशिप। दूसरी हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और तीसरी हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इनकी एग्जाम्पल्स भी होंगी जो कि साथ साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जितनी बुनियादी बातें, बेसिक्स बातें मुझे बतानी थी वो मैं शुरू में ही बता चुका। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि मैं दोबारा उनको अब रिपीट नहीं करूँगा। अगले टॉपिक्स इसके बाद भी सुन लीजिए आप। आपके इस न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक्स जो हैं रिलेशनशिप के बाद जो आगे वीडियोस बनेंगी, राउंडिंग ऑफ डेटा, उसके रूल्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये देखेंगे हम। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नोटेशंस है। इस एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के अंदर 5 जो हैं वो टॉपिक्स आ रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर्स, रूट्स। किससे मुताल्लिक है ये? ये एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के हवाले से हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी देखेंगे। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारे पास आगे आने वाली वीडियोस में आएगा वो आएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट और उसकी एप्लीकेशन। इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं और सेल्फ असेसमेंट भी है। और उसके बाद जो चौथा टॉपिक आएगा वो आपका थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंट यील्ड, और इसकी एग्जाम्पल है वो करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो चीज़ है वो है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपके जितने MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये सब जो है वो हम इंशाल्लाह उसके बाद करेंगे। इस तरह ये चैप्टर नंबर 1 आपका मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। मैथ्स का PDF आ गया है तो इंशाल्लाह मैथ्स को भी शुरू करेंगे। उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिए तो मैं आपको दे दूँगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, वैसे भी आपको बता देता हूँ, 0333266737। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो आपको मैथ्स की बुक का, न्यू मैथ्स की बुक का फर्स्ट ईयर की, उसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, सारी तफसीलात मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब चलते हैं हम आगे। मास मास रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? शुरुआती वीडियो के अंदर ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। इस एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से बताया कि ये वाली, कि अगर आप वाटर बनाना चाहते हैं, पानी बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो क्या चाहिए? आपको 2 गैसेस चाहिए, बाज़ार से मिल जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। साइंटिफिक स्टोर से आप ले आइए, दोनों को मिक्स कीजिए और उसके बाद उनको ठंडा कीजिए, तो उसके बाद क्या होगा? पानी बन जाएगा। सिंपल सी बात ये है। इसी प्रोसेस की, इसी पानी के बनने की, इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने की शक्ल आपको इस केमिकल इक्वेशन में नज़र आ रही है। अब जो बात करने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। अगर आपकी केमिकल इक्वेशन जो आपको दी गई है बैलेंस नहीं है और आपने उसको बैलेंस नहीं की, तो आपकी मिसाल उस मुसाफिर जैसी है जो गलत ट्रेन में बैठ गया, तो वो सारी ज़िंदगी उस ट्रेन में बैठा रहे, वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो सही ट्रेन पकड़ने का तरीका यही है कि भाई सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, चेक कर लें। वो आपको नहीं बताएगा इक्वेशन देते हुए कि आया ये बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। बहरहाल अब यहाँ पे चलते हैं। ये एक इक्वेशन आपको क्या क्या चीज़ें देती है? हमारे पास 3 रिलेशनशिप है। मास मास रिलेशनशिप,
मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यही बात इसके अंदर आपको समझाई गई है। इसमें दो जो चीज़ें हमारे पास ये गैसेस हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस के साथ छोटा सा जी बना हुआ होता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये यही आपको बता रहा होता है कि ये जो चीज़ है इसकी स्टेट क्या है, आया ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो ये गैस है, छोटा सा जी बना हुआ है, इसके साथ छोटा सा एल बना हुआ होगा, मतलब ये लिक्विड है। पानी की प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विड स्टेट में भी होता है, पानी जो है सॉलिड स्टेट में भी होता है, पानी जो है गैशियस स्टेट में भी होता है, ठीक है। तो कभी कभी पानी के साथ यहाँ पर H2O के साथ जी लिखा हुआ होता है, तो आप समझ जाइएगा ये वेपर्स की शक्ल में है, ये स्टीम की शक्ल में है, ये भाप की शक्ल में है, या ये गैशियस फॉर्म वाला वाटर है। अगर L लिखा हो तो समझ जाइए लिक्विड वाटर है, और अगर यहाँ पर S लिखा हो सॉलिड तो समझ जाइए कि ये पानी जो है आइस की शक्ल में है। बहरहाल अब यहाँ पर मैंने आपको 4 एरिया स्टोइकियोमेट्री के बताए थे, याद है आपको? बड़ी ध्यान से सुनिएगा ये बातें जो बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल को सामने रख के, ठीक है। अगर आपने ध्यान से ना सुना और नोट ना किया, आपको ये रिलेशनशिप समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री का बताया था, 4 एरियाज़ को स्टोइकियोमेट्री कवर करता है, मास को, मोल को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को और वॉल्यूम को। ये चारों चीज़ें आपको एक ही इक्वेशन देती है, ये चारों चीज़ें आपको एक ही इक्वेशन देती है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर आप मास मास रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो इनके मासेस लिख लीजिए। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, इनको जमा करेंगे, एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास 1 है तो 4 हैं, ये 4 हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर देखें 2 एटम आपको नज़र आ रहे हैं, एक का एटॉमिक मास 16 है तो 2 के कितने हो गए 32 ग्राम। एरो बनाइए और उसके बाद 4 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम है, ये 36 ग्राम जो है ये वज़न बन जाएगा। आपने क्या कर लिया, स्टोइकियोमेट्री का पहला मरहला मुकम्मल हो गया, जिसको मास कहते हैं, ठीक है। दूसरे की तरफ चलते हैं जिसको मोल कहते हैं। अगर आप इक्वेशन से, बैलेंस इक्वेशन से मोल निकालना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर बड़ा आसान तरीका है, शुरू में नंबर देख लीजिए हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ। इस पूरी केमिकल इक्वेशन में टोटल 3 चीज़ें हैं, 2 रिएक्टेंट की साइड पे हैं, एक प्रोडक्ट की साइड पे है। ये जो 2 चीज़ें हैं इनमें से एक चीज़ जो है हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन गैस है, तीसरी चीज़ प्रोडक्ट की साइड पर वाटर है। तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है तो ये होगा 2 मोल, प्लस ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ तो समझ जाइए 1, तो ये हो गया 1 मोल। एरो H2O के साथ 2 लगा हुआ है तो वाटर के हो गए 2 मोल, ठीक है भाई। ये जो आपने दूसरी चीज़ लिखी है ये आपने क्या लिख लिया, ये मोल आ गए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में। तीसरी चीज़ जो है वो वॉल्यूम को लेते हैं पहले हम, वॉल्यूम। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वॉल्यूम पिछली वीडियो में भी मैंने ये क्लियर किया था, लिक्विड और सॉलिड चीज़ों का मसला नहीं होता, लेकिन जब गैस को हम डील करते हैं, आपकी केमिकल इक्वेशन के अंदर गैस आ जाती है तो आप ज़रा अलर्ट हो जाइए। गैस के लिए वो लाजमी STP का वर्ड इस्तेमाल करेगा कि ये गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ये STP पर है। STP का मतलब ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बात मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बताई थी। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये कहता है आपको आसान लफ्ज़ों में कि ये गैस जो है STP पर है, और डेफिनेटली हर गैस को वो STP पर ही देगा। आप प्रॉब्लम पढ़ के ज़रा सुन लीजिएगा, वो बताएगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना होगा ये 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होगा ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आपको पता चलेगी वो होगा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये मैं बता देता हूँ आपको, ये टेम्परेचर हो गया, ये प्रेशर हो गया, और तीसरी चीज़ जो है वो मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम, ठीक हो गई बात। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये नोट कर लीजिएगा ज़रा, नोट्स में डालना है इस बात को, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ पर अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम में हमारे पास
लिक्विड सॉलिड को नहीं देखेंगे, बल्कि किसको देखेंगे, हम गैसेस को देखेंगे। और गैसेस के हवाले से भी ये बात तय है कि वो गैसेस एसटीपी पर होंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगी, तब जाके मोलर वॉल्यूम ये होगा। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए ज़रा ध्यान से। गैसेस एसटीपी पर जब होंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगी, यानी कि 273 केल्विन इन गैसेस का टेम्परेचर होगा और इनका प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जाके इनका मोलर वॉल्यूम जो है वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। क्लियर हो गई ये बात? मैंने शर्त आपको बता दी है। अगर एसटीपी पर गैसेस नहीं हैं तो जाके ये सिस्टम नहीं बनेगा। गैसेस को एसटीपी पर होना शर्त है। अब ज़रा आगे एक और बात सुन लीजिए, ये नोट कर लिया आपने मोलर वॉल्यूम। अब मैं आपको ज़रा एक कनेक्शन बता देता हूँ, आप इसको नोट्स में डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, इसको मिटा दूँ ज़रा मैं, इसको भी जो लिखने जा रहा हूँ इसको नोट्स में डाल लें। वन मोल of any gas at STP has 1 mole of any gas at STP has two things। हर वो गैस जो कि STP पर है, उसका 1 मोल अगर होगा, कोई भी गैस हो अगर वो STP पर है, उसका 1 मोल होगा तो उसमें 2 चीज़ें होंगी। वो 2 चीज़ें क्या होंगी? पहली चीज़ होगी वॉल्यूम, और दूसरी चीज़ होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वॉल्यूम क्या होगा उस गैस का, अभी मैं बता चुका हूँ। उस गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे उसके 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और एसटीपी पर उस गैस का 1 मोल जो होगा उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? यही जिसको हम एवोगैड्रस नंबर भी कहते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूं, ज़रा ध्यान से सुन लें। कोई भी गैस है एसटीपी पर, आप उसका 1 मोल ले लीजिए, उस 1 मोल के अंदर उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस बराबर है किसके? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब जब मैंने 1 मोल को एसटीपी के ऊपर, यहाँ पर अब इस इक्वेशन में देख लीजिए, ये जो 2 गैसेस मैंने ली हैं ये एसटीपी पे लिए हैं। मोस्टली आपको एसटीपी पर ही गैसेस बताएगा वो, तो ये एसटीपी पर गैसेस हैं दोनों के दोनों। ठीक है, और एसटीपी की शर्त बता दी है कि 1 मोल जो है वो बराबर है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, और उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद क्या होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और बदलता हूँ। अब ये इक्वेशन जो है, जिसमें पहले मैंने मास लिखा, फिर मैंने मोल लिखा, अब मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा। तो देखें ज़रा मैं वॉल्यूम कैसे लिखूंगा, जिसके अंदर मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको H2O को। वजह H2O लिक्विड है, गैस नहीं है। यहाँ पर तब्दीली होगी, ज़रा देखिए। ये नोट कर लिया?
हाइड्रोजन गैस का क्योंकि ये बता रहा है कि 2 मोल हैं, तो 2 मोल हैं तो इसके 1 मोल में, इसके 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो 2 मोल हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं 2 ब्रैकेट के अंदर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो यहां पर मैं फिर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर क्लियर हो गई बात। इसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहां पर अब आप देखिए कि अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर इस केमिकल इक्वेशन के अंदर इसका मास क्या है, तो आप बताएंगे 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस का। आपसे पूछा जाता है इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन गैस कितने मोल हैं, आप कहेंगे 2 मोल हैं। इसी फिर आपसे सवाल किया जाता है इसी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो हाइड्रोजन है उसका वॉल्यूम क्या है। तो ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, अब आपको मोल को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 मोल हैं, इसीलिए 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर का डबल होगा। और वो डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 और ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लीजिए। 2 को 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। अब जाके आपको वॉल्यूम पता चला है इसका हाइड्रोजन गैस का एट एसटीपी के ऊपर। आपने देखा वॉल्यूम के लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और यहाँ पर तो कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो है ही ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, इसलिए ये हो गया 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। इसी तरह यही होगा। और वाटर की तरफ तो हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं क्योंकि वाटर गैस तो नहीं है, वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर है यहाँ पर। अब चलते हैं चौथी चीज़ की तरफ जिसको मैंने कहा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इक्वेशन आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बताएगी। ये इक्वेशन आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बताएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए। ध्यान से सुन लिया, लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई ऐसी शर्त नहीं है। ठीक है, हाँ गैसेस के लिए शर्त मौजूद है कि ये पार्टिकल्स की तादाद कौन सी वाली जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, कौन सी 6.02 × 10⁻23, ये जो एवोगैड्रस नंबर भी कहलाता है, ये पार्टिकल्स की तादाद जो कहलाती है। यहाँ पर गैसेस की बात आएगी तो फिर यहाँ दोबारा मसला हो जाएगा। गैसेस के लिए उसने बोला है कि भाई एसटीपी के ऊपर जिस तरह गैसेस के लिए उसने वॉल्यूम की बात की थी कि एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम 1 मोल का इतना होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, बिल्कुल इसी तरह वो कहता है कि पार्टिकल्स की तादाद एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस की जो है वो पार्टिकल्स की तादाद फिक्स्ड है। और वो क्या है, वो ये रही, मैं भी लिख देता हूँ 6.02 × 10⁻23 ब्रैकेट लगा के मैं 2 लिखूंगा। वजह क्या है, क्योंकि 1 मोल की बात उसने बोली है। 1 मोल की बात उसने बोली है कि एसटीपी के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल जो है उसके अंदर ये तादाद होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 मोल हैं। अब इनको देखें, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ साथ यहाँ पर, ये पोर्शन है जो कि डिस्टर्बिंग है। ठीक है, 2 मोल वॉल्यूम आ गया, 2 × 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। एक्चुअल वॉल्यूम पता चला 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पर पार्टिकल्स की तादाद फाइंड आउट करनी है तो 1 मोल के अंदर तो इतनी होगी, 2 मोल हैं क्योंकि यहाँ पर इसीलिए 2 लिखा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.02 से, 6.02 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.204। यहाँ पर एक्चुअल आपको पार्टिकल्स की तादाद जो पता चलेगी 1.204 × 10⁻24। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है।
समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को बैक करें और दोबारा इसको नोट करें। बहुत प्रीशियस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप फंस जाएंगे। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की आपको थका देगी बुरे तरीके से, ठीक है। तो ये साथ साथ समझा भी रहा हूँ कि नोट करते रहें। 1.204 इंटू 10⁻⁴ एक्चुअल पार्टिकल्स की तादाद मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि इधर हम देखें ऑक्सीजन के मामले में, क्योंकि 1 मोल है तो यहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं। 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद होगी उसको हम ये लिख देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर अब अगर हम वाटर की बात करेंगे तो मैंने कहा था लिक्विड और सॉलिड के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर इसके लिए एसटीपी की शर्त नहीं है। बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पर कितने मोल हैं वाटर के? 2 मोल हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा, अगर इसमें 2 मोल के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की तादाद देखना चाहते हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6.02 इंटू 10⁻23 और इसका क्या जवाब आया था? 1.204 इंटू 10⁻24। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब जो इससे पहले मैंने लिखा था उसको दोबारा लिख रहा हूँ, ज़रा समझिएगा क्या कह रहा है वो। 1 मोल बराबर है किसके? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर गैसेस के लिए, ठीक है। गैसेस के लिए 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये किसके लिए? गैसेस एट एसटीपी। जैसे कि यहाँ पर ये 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर के अंदर देखें वॉल्यूम का पोर्शन मैंने खाली छोड़ा हुआ है ना, वॉल्यूम का पोर्शन देखें, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर मैं इस वाटर की बात करूं तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा 1 मोल वाटर का, डायरेक्ट आप पार्टिकल्स की बात करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गई ये बात। ये इंफॉर्मेशन बैक कीजिए, दोबारा अगर समझ में नहीं आई 2 से 3 मरतबा इसको देखिए, सिलो इसको नोट कीजिए। तो एक केमिकल इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है इसको जानना आपके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशन, अब मैं इसको समराइज़ कर लूँ, कंक्लूड कर लूँ। कोई भी बैलेंस्ड इक्वेशन जैसे कि ये है, ये आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये आपको मास बता रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये रहा। ये आपको मोल बता रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, ये रहे मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। ये आपको वॉल्यूम बता रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। लेकिन जब वॉल्यूम की बात आएगी तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? गैसेस को सिर्फ हम फोकस करेंगे फ़िलहाल, अभी गैसेस को फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि गैसेस केमिकल इक्वेशन में गैसेस किस जगह पर हैं, और दूसरी शर्त क्या है? उन गैसेस का एसटीपी पर होना शर्त है, तो जाके आप गैसेस के का भी वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है, मोल के साथ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन गैस का जो है वो वॉल्यूम भी बता दिया, ये रहा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। क्योंकि 2 मोल थे इसीलिए यहाँ पर 1 मोल के अंदर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, तो 2 मोल हैं तो उसका डबल हो जाएगा 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का क्योंकि 1 ही मोल है इसीलिए कोई तब्दीली नहीं हुई, इसका वॉल्यूम क्या है? 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। वाटर की हमने बात नहीं की, वाटर के वॉल्यूम की बात नहीं की, और वो आपसे लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम की बात करेगा भी नहीं, ये मैं बता दूं आपको, आगे चल के बात होगी। केमिस्ट्री के अंदर वॉल्यूम हम लेते ही सिर्फ गैसेस के लिए हैं, सॉलिड और लिक्विड के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होती है वॉल्यूम के हवाले से। चौथी चीज़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आपको केमिकल इक्वेशन जो है वो ये बताती है। इसके लिए भी ताल्लुक क्या बनेगा? मोल के साथ ही ताल्लुक बनेगा, ठीक है। गैसेस के लिए दोबारा शर्त है
एसटीपी के ऊपर 1 मोल गैस का जो है वो कितने पार्टिकल्स रखेगा? 6.02 इंटू 10⁻23। गैसेस के लिए शर्त है दोबारा, एसटीपी के ऊपर 1 मोल ये तादाद रखेगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल हैं हाइड्रोजन गैस के, इसीलिए इसका डबल होके ये हो गया 1.204 इंटू 10⁻24। ऑक्सीजन गैस जो है एसटीपी के ऊपर इसका 1 मोल जो है कितने पार्टिकल्स रख रहा है? 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 ही मोल है। लिक्विड वाटर के लिए एसटीपी की शर्त नहीं है, तो इसीलिए यहां पर सिर्फ इसके 2 मोल जो हैं, 2 मोल जो हैं उनमें से 1 मोल कितने पार्टिकल्स रख रहा है अपने अंदर? 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि 2 मोल हैं इसलिए इसका डबल होके 1.204 इंटू 10⁻24 हो जाएगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है एक केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है। और जब साइंटिस्ट बरादरी ने इस सबको स्टडी किया तो उनको हैरत अंगेज बात पता चली। वो क्या बात पता चली? कि यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो मास है इसका ताल्लुक मोल के साथ भी है, जो मास है इसका ताल्लुक वॉल्यूम के साथ भी है, जो मास है उसका ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी है। ये बात इन्हें पता चली। तो आप केमिकल इक्वेशन के अंदर देख लें, एक हाइड्रोजन गैस जो है इसका मास 4 ग्राम है, तो इसका ताल्लुक जो है वो ताल्लुक, देखें रिलेशनशिप का मतलब यही होता है ना, ताल्लुक। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, इसका जो मास है इसका ताल्लुक ऑक्सीजन के मास के साथ है, और इसी हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक जो है वो वाटर के मास के साथ है। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन गैस के मास का ताल्लुक जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ है, ऑक्सीजन गैस के मास का ताल्लुक वाटर के साथ है। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक हाइड्रोजन गैस के मोल से है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक ऑक्सीजन गैस के मोल से है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक वाटर के मोल से है। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक जो है वो हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम से है। हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से है। हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक वाटर, क्योंकि लिक्विड है तो इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा इसके वॉल्यूम को। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक जो है वो हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है। इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक जो है वो ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है। बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोजन गैस के मास का ताल्लुक वाटर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ है। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब कहने का ये है कि पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आप कोई भी रिएक्टेंट ले लें या कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, उसका मास ले लें, उसके मोल ले लें, उसके वॉल्यूम ले लें या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लें, आप उनकी मदद से किसी भी दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर सिर्फ, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन के अंदर मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन गैस का मास है। हाइड्रोजन गैस का मास है। मासेस 2 तरह के होते हैं, पता है ना आपको। एक तो ये तो केमिकल इक्वेशन के अंदर ये जो मास है ये तो मोलर मास है। एक हाइड्रोजन गैस का एक्चुअल मास होगा जो कि वो हमें देगा एक्चुअल मास। सपोज करते हैं हाइड्रोजन गैस का एक्चुअल मास है 200 ग्राम। 200 ग्राम। आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस के इस एक्चुअल मास 200 ग्राम और हाइड्रोजन गैस के इस मोलर मास 4 ग्राम, इसकी मदद से मैं ऑक्सीजन गैस का
मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक्चुअल मास की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन गैस का मास फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे हम, इसी हाइड्रोजन गैस के एक्चुअल मास की मदद से मैं वाटर का एक्चुअल मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, मोलर मास नहीं, मोलर मास तो आसानी से निकाल लेते हैं ना आप। इसी हाइड्रोजन गैस के एक्चुअल मास की मदद से मैं ऑक्सीजन गैस के मोल फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक्चुअल मोल। ठीक है, इसी हाइड्रोजन गैस के एक्चुअल मास की मदद से ऑक्सीजन गैस का एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये वाला वॉल्यूम नहीं, ये तो इक्वेशन के हिसाब से आ रहा है ना, मैं एक्चुअल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, इस मोल की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल मोल्स की बात कर रहा हूँ, इस मास की बात नहीं कर रहा ऑक्सीजन के, मैं एक्चुअल मास की बात कर रहा हूँ। यानी कि सिर्फ एक रिएक्टेंट अगर आप ये ले लें या ये वाला रिएक्टेंट ले लें या ये प्रोडक्ट आप ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप बाकी जितने भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, चाहे यहाँ पर 2 हैं, भले यहाँ 200 भी होते, आप सब के एक्चुअल मासेस, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल और एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यही ताल्लुक़ कहलाता है, जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। और इसी ताल्लुक़ को हमने इन 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है, मास मास रिलेशनशिप, जिसमें मास से मास का ताल्लुक़ देखेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसमें मास का वॉल्यूम के साथ ताल्लुक़ देखेंगे, और वॉल्यूम रिलेशनशिप जिसमें हम वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ ताल्लुक़ देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल होगी तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1.7, एग्जाम्पल 1.7 पीडीएफ खोल लीजिए, इसमें नज़र आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल 1.7 इसमें कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी obtained by complete thermal decomposition, by complete thermal decomposition of 50 gram limestone, of 50 gram लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को, इसका केमिकल फार्मूला ये है CaCO3, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, केमिकल इक्वेशन इसने हमें दी है, ये रही CaCO3 CaO प्लस CO2। डेटा बनाते हैं, डेटा में क्या होगा देखिए ज़रा, आपसे क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये फाइंड आउट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दोबारा हम उसी मेन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हम कोई भी आपको प्रॉब्लम दी जा रही है, 3 तरीके हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पहला तरीका ये है कि आप जो है फॉर्मूले का यूज़ करें, दूसरा तरीका ये है यूनिटरी मेथड को यूज़ करें, और तीसरा तरीका यह है कि केमिकल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करें। तो यहाँ पर क्योंकि केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इसीलिए केमिकल इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करने के दौरान हमें कभी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज़्यादातर जब हम केमिकल इक्वेशन से मदद लेते हैं तो हम यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? कभी कभी केमिकल इक्वेशन में हम जो है वो यूनिटरी मेथड के साथ साथ फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करते हैं। यानी कि ये तीसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन,
एक्चुअली इसके अंदर पहले और दूसरे दो मेथड बाय यूजिंग फार्मूला और बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, यही असल में इन्हीं का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। ये जो थर्ड हमारे पास, जो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी लिखवाता रहा हूँ, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। बहरहाल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने आपको बोला है कि भाई बताइए ज़रा, और उसके बाद उसने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। अब ये केमिकल इक्वेशन जो आपको दी गई है, आप इसको चेक कर लीजिए कि आया ये बैलेंस है या नहीं है। ये बैलेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। राइट हैंड साइड पे देखें तो कैल्शियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक ये रहा, 2 ये रहे, टोटल 3 एटम। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पर भी 3 एटम हैं ऑक्सीजन के। कार्बन का एक एटम है, यहाँ पर भी देख लें कार्बन का एक एटम है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। इसका अगर इसका मोलर मास यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, 40, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। क्योंकि 3 ऑक्सीजन के एटम हैं इसलिए 16 + 16 + 16 48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल ये बनेगा 100 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो जाएगा 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो कार्बन का एक एटम है, उसका मास 12 है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, एक का 16 है, तो 16 + 16 32 और 12 ये हो जाएगा 44 ग्राम। ये मास रेशो बन चुका है इसके अंदर। क्योंकि हम पहली रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, मास मास रिलेशनशिप, वॉल्यूम वगैरह का कोई चक्कर है ही नहीं इसके अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई चक्कर है ही नहीं, इसीलिए हम इस इक्वेशन को आगे नहीं लेके जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। अब यहाँ मोल लिखने की या फिर वॉल्यूम लिखने की या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा अभी जो प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा कोई इशू है ही नहीं वॉल्यूम का या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। समझ में आ रही है बात आपको? अब चलते हैं यहाँ पर, ये आपके पास मासेस जो है वो आ चुके हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, पहले मैं बता दूं। आपको जितना उसने बोला है ना, आप उस पर ध्यान दें। उसने आपसे पूछा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इस इक्वेशन में ढूंढ लें, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मास उसने पूछा है, और मास किसका दिया है उसने, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो ये रहा। समझ आ गई बात? मतलब ये कि इस पूरी प्रॉब्लम में ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये हमारे लिए बेकार है, इसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन इसका मास भी, मोलर मास भी आप लाजमी लिखेंगे, ठीक है, ताकि इक्वेशन की इक्वलिटी बरकरार रहे, ठीक है। तो हमारे काम की चीज़ें एक ये है, दूसरा हमारे पास काम की चीज़ ये है। अब यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। अब आपके टारगेट को अपने जहन में रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 में यूनिटरी मेथड के केमिकल इक्वेशन का हवाला दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का बना रहा है। तो हम यहाँ पर देखें तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस इक्वल का साइन आ जाएगा, कितना बना रहा है, 44 ग्राम, ठीक है भाई। इसका ताल्लुक इसके साथ है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टेप नंबर 2 आ जाता है, आपको पता है इसमें ये 1 वाला होता है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, डीटो कर लें, 44 एज इट इज़ आएगा, दोबारा डिवाइड का साइन आएगा, शुरू में 100 है, ये रिपीट होगा यहाँ पर। 44 को 100 पे डिवाइड कर दीजिए, साथ साथ सॉल्व करें। 44 डिवाइडेड बाय 100, 0.44, इसका जवाब आ गया 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी बात लिखा करें, 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेप नंबर 3 वो है यूनिटरी मेथड के अंदर जिसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज़ जो आपको गिवन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी है, 50 ग्राम। 50 ग्राम लिखिए, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यही दोबारा रिपीट होगा यहाँ पर 50
मल्टीप्लाई का साइन आएगा और स्टेप नंबर 2 में जो जवाब आया उसको लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपका आंसर आ चुका। क्या आपने सीखा अभी तक? आपने एक्चुअल मास जो है वो फाइंड आउट कर लिया। आपके दोस्त ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया था, बाज़ार से वो ये कैल्शियम कार्बोनेट लेके आया था। कितना लेके आया था? बाज़ार से 50 ग्राम लेके आया था और उससे इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब वो आपसे ये जानना चाह रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई स्टोइकियोमेट्री के अंदर बड़े आप मास्टर बने फिरते हैं, ज़रा मुझे ये तो बताइए कि बाज़ार से मैं ये कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम लेके आया हूँ, इस 50 ग्राम से ही ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो आप मुझे बता देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम बना है? भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उसका भी तो कोई वज़न होगा ना। बिल्कुल इसी तरह का वज़न जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट आप बाज़ार से लाए थे, तो आपने कहा था 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, साइंटिफिक स्टोर वाले ने दे दी थी आपको। बिल्कुल इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनेगी उसका भी कोई वज़न होगा ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। तो आपका दोस्त आपसे यही बोल रहा है कि भाई बता दो ज़रा मुझे। आप उसको कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड का ही मास नहीं बताऊंगा कि वो उसका एक्चुअल मास कितना था, बल्कि मैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड का भी बताऊंगा। आप देखिए ज़रा, तो आपने यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल किया और अपने दोस्त को बताया कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है उसका मास कितना है? उसका मास 22 ग्राम है। आपका दोस्त कहता है चलो ठीक है, इसका मास तो जो है एक्चुअल 22 ग्राम आपने बता दिया। अब ज़रा मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का भी मास बता दो कि इसका मास कितना होगा। फिर आप उससे बोलते हैं मुझे बताओ किसकी मदद से जानना चाहते हो। यही तो स्टोइकियोमेट्री का कमाल है। अब मेरे पास दो मासेस हैं। पहले मेरे पास इसका मास था 50 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्चुअल मास है। आपके पास एक्चुअल मास होना लाजमी है। तो अब आप किससे जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड का एक्चुअल मास फाइंड आउट करना चाहते हैं? इसकी मदद से भी हो जाएगा, इसकी मदद से भी हो जाएगा, जिससे आप चाहें। तो आपका दोस्त कहता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास आपने निकाला है ना 22 ग्राम, उसी से मुझे कैल्शियम ऑक्साइड का मास पता करके दिखाओ। तो आप यहाँ पर यूनिटरी मेथड को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। और अब आप जो है वो किसके साथ ताल्लुक़ बनाएंगे? आपके दोस्त ने क्या कहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के वज़न की मदद से जो अभी आपने फाइंड आउट किया है, आप कैल्शियम ऑक्साइड का वज़न बताइए। अब आप इसका और इसका हवाला देंगे। यहाँ पर आप कहेंगे पहले 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ थोड़ी आपको अपनी इंग्लिश खुद यूज़ करनी पड़ेगी। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड विद, पैदा हो रही है किसके साथ? इज़ प्रोड्यूस्ड विद, इक्वल का साइन आ जाएगा यहाँ पर, इज़ प्रोड्यूस्ड विद 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अगला स्टेप 1 ग्राम का है। 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड विद, यही वैल्यू दोबारा आएगी 56। शुरू में नंबर 44 है, ये आ जाएगा 44। 56 को 44 में डिवाइड कर दीजिए। 56 डिवाइडेड बाय 44, आपके पास जवाब आ गया 1.2727 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 3 स्टेप, एक्चुअल मास आएगा। एक्चुअल मास अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट किया 22 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड विद, इसी को दोबारा लिखेंगे 22 को मल्टीप्लाई बाय 1.2727 इक्वल टू, अब देखें क्या जवाब आ रहा है इसका। 22 से मल्टीप्लाई करें 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड।
अब आप अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, भाई जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हुई थी उसका मास मैं आपको बता देता हूँ, वो 28 ग्राम प्रोड्यूस हुई थी। अब ज़रा आप थोड़ा सा गौर करें इस पूरी इक्वेशन के ऊपर। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का आपने मोलर मास फाइंड आउट किया था बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से, कैल्शियम ऑक्साइड का फाइंड आउट किया था बैलेंस इक्वेशन की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट किया था बैलेंस इक्वेशन की मदद से, और एक्चुअल मास कैल्शियम कार्बोनेट का सिर्फ आपके पास था। बस इसी एक्चुअल मास की मदद से आपने कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मास फाइंड आउट किया 22 ग्राम, और फिर इसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के एक्चुअल मास की मदद से आपने कैल्शियम ऑक्साइड का एक्चुअल मास फाइंड आउट किया। अब अगर आप चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के वज़न की मदद से ही मैं कैल्शियम ऑक्साइड का वज़न भी फाइंड आउट करूं तो आप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं, जवाब वही आएगा। कैसे, अभी देख लें आप। करना क्या है यहाँ पर, 50 ग्राम आप लिख दें शुरू में, पे 50 ग्राम नहीं, पहले स्टेप नंबर 1 पे यह आएगा, ठीक है। इसी में देखें मैं लिख रहा हूँ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, 56 ग्राम। तो ये 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 1 मैंने बता दिया है, शाबाश। स्टेप नंबर 2 यूज़ करें और स्टेप नंबर 3 यूज़ करें और इसका जवाब निकालने की कोशिश करें आप, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो गई आपके लिए, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये पार्ट 7 जो है स्टोइकियोमेट्री का हो गया, मास मास रिलेशनशिप की एक एग्जाम्पल थी, वो हो गई। अगला जो हमारे पास है वो 2 रिलेशनशिप हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।